देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में एम फेज में प्रोफेज हम लोग ऑलमोस्ट डन कर चुके थे। हम लोग देख रहे थे ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोफेज टू मेटाफेज। अब यहां देखिए, दोनों साइमल्टेनियसली अगल बगल खड़े हैं। हम लोग यहां तक पहुंचे थे और इसको एक्सप्लेन किए थे कि जब इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो चुका होगा तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल्स जो रहेंगे, एक बेंच पे दो ही बैठिए, आगे आ जाइए एक आदमी, इतना ओवरक्राउड करने का जरूरत नहीं है, कॉर्नर में जाइए। जब ये है ना साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, तो जो सेंट्रोसोम से आगे की ओर बढ़ने वाले माइक्रोट्यूब्यूल के सिलेंडर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, उनको मौका मिलेगा कि वो काइनेटोकोर जो कि इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर पर अटैच्ड प्रोटीन प्लेट्स हैं उनके साथ जुड़ने का। ठीक है, पहले ये क्यों नहीं कर सकता था? इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज अ बाउंड्री प्रेजेंट था और वो स्पिंडल फाइबर को परमिएट करने का, अंदर आने का जगह नहीं देता। आप देखें ये कितने वो रिजिड स्ट्रक्चर्स थे, एक तरह से ऐसे समझिए, क्योंकि वो अपने आर पार मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होने देते थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आर पार ट्रांसपोर्ट होता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने के लिए एक स्पेशल जगह होता था जहां पे दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक जगह मर्ज कर जाते थे और वो बनता था न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो एनपीसी का सहारा लेकर मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता था। इट वॉज नॉट दैट कि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस, इट वॉज नॉट लाइक दैट। जो कि दूसरे सेलुलर स्ट्रक्चर्स पे जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उनसे बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है। ऐसा बिहेवियर दूसरा कोई भी नहीं किया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे होंगे, क्लोरोप्लास्ट में भी देखे होंगे, तो उसके आउटर मेम्ब्रेन क्या थे? हाईली परमिएबल, बहुत सारे मटेरियल्स को अलाउ करते थे अंदर आने और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे वो पड़े हुए रहते थे। लेकिन इनर मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव होता था और गिने चुने मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता था, माइंडेड गिने चुने मॉलिक्यूल्स को, वेरी सेलेक्टिव। बट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सोल्युटली नॉन परमिएबल, वो किसी को भी अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए क्या था? ट्रांसपोर्ट होने के लिए केवल और केवल न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। द पॉइंट इज, जब वो ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं कर रहा है, हाउ कम द माइक्रोट्यूब्यूल सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल फाइबर विल कम इनसाइड द न्यूक्लियस? आ नहीं पाएंगे, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पे गायब हुए। अब पॉइंट ये है कि इस तरीके से अटैच हुए, इसके बाद आगे क्या? तो आप देखिए, दिस इज मेटाफेज। और मेटाफेज में देखिए जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रल लाइन यानी इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो जा रहे हैं। इसको अगर हम लोग सेंट्रल लाइन माने, इसे इक्वेटोर कहेंगे, और यहां पे ये अलाइन हो जाते हैं। तो मेटाफेज में हम लोग को क्या क्या नजर आएगा? मेटाफेज में नजर आएगा
the chromosomes align at the central line of the cell, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेटोर। और इसमें हम लोग को क्लियरली सबसे ज्यादा क्लियरिफाइड फॉर्म में लाइट माइक्रोस्कोप से क्रोमोसोम दिखते हैं। दिस इज द स्टेट व्हेन द chromosomes are most clearly seen as they acquire maximum condensation। और क्रोमोसोम कैसे अपने आप को कंडेंस करके कितने लेवल पे कंडेंस करके रखता है, ये 12th में आपको पढ़ना है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 12th में पढ़ेंगे वहां पर आपको मिलेगा कि कितने लेवल ऑफ कंडेंसेशन में जाके उतना लंबा चौड़ा और उतना पतला धागा विजिबल रीजन में आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 1500 नहीं 700 टाइम्स ऑलमोस्ट कंडेंस करता है, यानी इन द रेंज ऑफ 1000, यानी 1000 गुना कंडेंस कर रहा है लगभग, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1000 गुना, तब जाके वो विजिबल रीजन में आता है। और अगर नॉर्मल कंडीशन में रहे तो 1000 गुना वो डिफ्यूज हो जाएगा, इसके बाद तो किसी भी हालत में नजर नहीं आएगा, विजिबल रीजन में नहीं आएगा। सो ये दो मुख्य बातें हम लोग को मेटाफेज में नजर आती है, नोट कर लीजिए। एनीवे, तो आगे देखिए, ये हो गया। अब हम लोग मेटाफेज से अगर एनाफेज के तरफ का दौड़ लगाएं तो देखिए, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इनको एक साथ रखना थोड़ा जरूरी है। अब देखिए, हम लोग आ गए हैं मेटाफेज में। हम मेटाफेज से एनाफेज की तरफ जब जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या कि एक्चुअली मेटाफेज में क्या हो रहा है, ये सेंट्रल अलाइन होने के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इस तरफ के और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इस तरफ के, ऑपोजिट एंड के, ये ऑपोजिट एंड की तरफ पुल करते हैं, यानी ताकत लगाते हैं और इसको तोड़ने की कोशिश करता है। अगर ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में पुल करेगा और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो देखिए, तो अल्टीमेट प्रेशर किधर पड़ रहा है। अगर हम लोग एक को ड्रॉ करें, ये दिखाई दे रहा है ना, एक को ही ड्रॉ करते हैं, ये इस तरफ खींच रहा है और ये स्पिंडल फाइबर इस तरफ खींच रहा है। प्रेशर अल्टीमेटली कहां पर रहा है, इस जगह पे, सेंटर पे, क्योंकि बीचों बीच प्रेजेंट है, अनइक्वल ब्रेकडाउन होने का सवाल नहीं है। तो नेचुरली क्या होगा, सिमिलैरिटी मतलब बनाए रखते हुए ये धागा
बीच से टूटेगा, और अगर टूटता है तो ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यहां देखिए ब्रेक डाउन हुआ बीच में से। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं ब्रेक डाउन इन द, या इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग इन द क्रोमोसोम फ्रॉम इट्स सेंट्रोमेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और अगर हम लोग गलती नहीं कर रहे हैं तो याद रखने की भी बात है कि इसके अंदर एक डीएनए बैठा हुआ है और इसके अंदर एक डीएनए बैठा हुआ है, इसके अंदर एक डीएनए बैठा हुआ है और इसके अंदर एक डीएनए बैठा हुआ है। तो ये दो डीएनए वाला एक क्रोमोसोम था, माइंड कर रहे हैं, और ये एक डीएनए वाला एक क्रोमोसोम हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जब उस ऑपोजिट पोल की तरफ जाएगा फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होंगे और ये सारे क्रोमोसोम्स अपने अपने न्यूक्लियस के मेंबर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप यहां कितना गिन रहे हैं, 4 गिन रहे हैं ना, लेकिन इन क्रोमोसोम्स की खासियत क्या है? इन क्रोमोसोम्स की खासियत है प्रत्येक में 2-2 डीएनए है। सभी किनके साथ है? क्रोमैटिड्स के साथ, प्रत्येक में 2-2 क्रोमैटिड है। अब इसको देखिए तो यहां पे कितने क्रोमोसोम्स है ऑपोजिट एंड पे? 1 2 3 4 इधर नजर आ रहे हैं और इधर 4 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ 4-4 क्रोमोसोम है। यानी इसने, इस प्रोसेस ने क्रोमोसोम को इक्वी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बराबर बांट लिया। This was the goal actually for the metaphase and anaphase onwards. तो ये है स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रोसोम, ये भी सेंट्रोसोम, और ये इधर का स्पिंडल फाइबर। ठीक है, एनाफेज। इसमें होगा क्या? द स्पिंडल फाइबर्स पुल apart the centrosome from the mid and thereby split the chromosome into two and equal distribution of DNA cum chromosome takes place. यहां तक नोट कीजिए। हम लोग यहां पे स्प्लिट किए, ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद क्रोमोसोम को कैसे कैसे पैरेलल प्लेट की तरह, पर किसी भी स्टैंडर्ड बुक में डायग्राम में ऐसे दिखेगा जैसे लग रहा है छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के खींच के कोई ले जा रहा, नहीं लग रहा है, ये जाना नहीं चाह रहा है, इसको खींच रहा है ऐसे करके। तो ऐसा क्यों हो रहा है? था क्या, ये इनिशियली सेंटर फेज में प्रेजेंट था, स्टैटिक स्टेट में था, ठीक है, अब इसको खींचा जा रहा है तो ये रहना चाहेगा अपनी जगह पे, ठीक है, ये इसका प्रोग्रेसिंग पोल है,
ये इसका प्रोग्रेसिंग पोल है। मेरे कहने का मतलब है ये जो स्पिंडल फाइबर है, फोर्स कहां पे लग रहा है, ड्रैगिंग फोर्स कहां पे लगा रहा है, सेंटर पे। इसलिए इस इतने बड़े स्ट्रक्चर में सबसे आगे की तरफ कौन रहेगा, सेंट्रोमेयर वाला पोर्शन, और पीछे की तरफ ये ऐसे बटरफ्लाई की तरफ पेटल जो बना हुआ है वो। तो आप ऐसे सोचिए, ठीक है, ये ऐसे है, ऐसे फैला हुआ, इसको इधर की ओर खींचा जा रहा है, तो आगे कौन आएगा, ये, और ये पिछड़ेगा इससे, है ना, और ज्यादा ये खींचेगा, तो इस तरह से पिछड़ेगा। और क्योंकि मेन फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे, इस पे, इस पे, ये तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके साथ खींचा चला आ रहा है। दैट इज वाई इट लुक्स लाइक दिस। समझ गए? एक सेंटेंस लिखिए, द डिपार्टिंग क्रोमोसोम टुवर्ड्स the departing chromosome towards opposite pole, the departing chromosomes towards opposite pole from the equator appear to be dragged, full stop. It is so because, इसलिए है ऐसा, it is so because the force of drag is applied at the centromere. The force of drag is applied at the centromere, and the remaining portion move because of this drag. Remaining portion move because of this drag. हो गया? अब एनाफेज के बाद, अच्छा यहीं देख लें, एनाफेज के बाद हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है, टेलोफेज। तो टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों साथ ही साथ शुरू होता है। तो हम लोग जो शुरुआत में देख रहे थे, सेल डिवीजन या माइटोसिस को दो पार्ट में बांटे थे, एक था कैरियोकाइनेसिस और एक था साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंत में क्या होगा, न्यूक्लियस दो भाग में बढ़ जाएंगे। तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं जो दिखाएगा चलिए भाई बाउंड्री दो बराबर भाग में बढ़ गया। तो ये काम पूरा कैसे होता है, ये टेलोफेज के दौरान होता है। ठीक है, एक तरफ टेलोफेज के दौरान ऑपोजिट एंड पे, ये और ये ऑपोजिट एंड है ना, तो एक तरफ टेलोफेज के दौरान ऑपोजिट एंड पे जितने क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर फिर से गार्डेड मटेरियल यानी उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक काम होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर जो पेलिकल बनके उनका कवरिंग मटेरियल था, अब वो वहां से डिसऑर्गेनाइज होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का शेप ले लेगा, जो यहां ले लिया, देख रहे हैं, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बने। तो प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उनका रेस्पेक्टिव पोल का क्रोमोसोम सेंटर कर जाएगा, राइट। इस तरीके से ये एक टेम्पररी फेज देता है जिसमें आपको दो न्यूक्लियस नजर आए, है कि नहीं। सिंगल न्यूक्लियस था, लेकिन डिवीजन के बाद दो डॉटर न्यूक्लियस बने ना, तो दोनों न्यूक्लियस आपको कहां नजर आएंगे, ऑपोजिट एंड पे। अब सोचिए जरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गया, क्या क्रोमोसोम अपने स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ा रह सकता है, नहीं। इसीलिए देखिए यहां पे दिखा रहा है स्पिंडल फाइबर फ्री हो गए।
ये क्रोमोसोम से फर्दर अटैच्ड नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाइन्यूक्लिएटेड स्टेट के रूप में ये दिखाई पड़ता है। और तीसरी बात, इसी स्टेज में साइटोकाइनेसिस आरंभ भी हो जाता है। ठीक है, समझ गए? सो टीलोफेज इज वेरी डायनामिक। टीलोफेज finally the chromosomes that are separated at anaphase are surrounded with nuclear membrane। again न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्हें वापस मिल जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट, द spindle fibers become detached from the centromere of the chromosomes। क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से ये अलग हो जाएंगे। और रीजन साफ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया तो कहां से उसको परमिशन मिलेगा एंटर करने का? सीरियल नंबर 3, द सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट एट द opposite poles as a free body dash 2 in number। भाई दोनों एंड पे एक एक गया था तो दोनों एंड फ्री हो जाएंगे, है ना? दोनों एंड के सेंट्रोसोम फ्री हो जाएंगे तो एक ही सेल में जब दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कारण दो न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं तो दो सेंट्रोसोम भी नजर आएंगे। दिस इज फॉर दैट रीजन। सो द सेंट्रोमेयर्स आर प्रेजेंट एट द ऑपोजिट पोल्स एज ए फ्री बॉडी 2 in number। सीरियल नंबर 4, द अदर structures of cytoplasm are now start to distribute into 2 equal parts, and so initiation of साइटोकाइनेसिस। साइटो यहां रिप्रेजेंट कर रहा है साइटोप्लाज्म और काइनेसिस डिवीजन। Initiation of cytokinesis takes place। ज़्यादा आप लोग का इमेजिनेशन बढ़ेगा। एनीवे, यहाँ देखिए ये टीलोफेज कैसा रहा? कैरियोकाइनेसिस का और साइटोकाइनेसिस का ब्रिज पॉइंट, है ना? कैरियोकाइनेसिस खत्म हो रहा है, साइटोकाइनेसिस इनिशिएट हो रहा है। यही बात यहाँ बोला गया है। अब आते हैं साइटोकाइनेसिस पे।
तो हम लोग एक बार फिर से टेलोफेज के सेल को वापस ले आते हैं। ये देखिए तो 2 न्यूक्लियाई हैं। ठीक, ये सेंट्रोसोम और ये सेंट्रोसोम है ना। सेंट्रोसोम के प्रेजेंस से आप कंफर्म कर रहे हैं दिस इज एन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल है। तो इसका लास्ट बाउंड्री क्या कहेंगे आप? लास्ट या फर्स्ट बाउंड्री क्या कहेंगे? यस एग्जैक्टली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉड्यूलेट हो सकता है, इसको फैला सकते हैं, इसको सिकुड़ सकते हैं, है ना। तो होगा क्या, जब साइटोकाइनेस, ये हो गया एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब होगा इनिशिएशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन इनिशिएट होगा। तो शुरुआत के दौर में, अभी उस लेवल पे आप लोग को नहीं बताया गया है, फिर भी आप ध्यान रखिए, इसमें कुछ नए प्रोटीन्स एग्रीगेट करते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। और इसी तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हमारे मसल्स में भी पाए जाते हैं, जिनमें प्राइमरी रोल आता है किसका? एक्टिन फिलामेंट का। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें, जिसको कि हम बार बार रिपीट किए हैं एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए, तो आपको मिलेगा सेल के अंदर, है ना, साइटोस्केलेटन होता है। सेल हैज, ये स्टार टॉपिक है, ये इसका हिस्सा नहीं है, फिर भी जानने के लिए, है साइटोस्केलेटन। और एनसीईआरटी एक लाइन लिखा है, साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट, एक है एमटी, एक है एमएफ और एक है आईएफ। अब ये क्या है? एमटी फॉर माइक्रोट्यूब्यूल, एमएफ फॉर माइक्रोफिलामेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बहुत छोटे में समझाया गया है, क्योंकि इनको डिटेल में समझने के लिए आपका हायर क्लासेस है। और आईएफ है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल कौन नहीं जानता, इतना बार इसका चर्चा बखान हो चुका है कि आप सब जानते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए सिलेंडर हैं, कहां कहां यूज हुआ। व्हाट आर माइक्रोफिलामेंट्स? तो माइक्रोफिलामेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है एक्टिन फाइबर। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल करने का मतलब ये सिकुड़ सकता है, ठीक है, फिर अपनी जगह वापस आ सकता है, सिकुड़ सकता है, अपनी जगह वापस आ सकता है। तो अगर किसी जगह पे सिकुड़न, कॉम्पैक्शन अगर हमको इंड्यूस करना हो, हम एक्टिन फाइबर्स का यूज करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अभी लिखे नहीं, आपको समझ देंगे। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर हैं, और इनका इस्तेमाल करके सेल अपने आप को बीच में से सिकुड़ना शुरू करेगा। जस्ट लाइक अगर आप एक को धागा से कटते हुए देखें तो कैसा फील होता है, ठीक उसी तरह से समझिए, एक धागा इसको काटने के लिए सेंटर की तरफ पेरीफेरी से जा रहा है, लाइक दैट। और ये क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट है बहुत ही मजबूत प्रकार के प्रोटीन जो हमारे हेयर में भी पाए जाते हैं। दिस इज केराटिन प्रोटीन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है केराटिन, केराटिन प्रोटीन। ये जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे हम लोग को पढ़ना ही है, हालांकि एनसीईआरटी बुक स्किप किए हुए हैं, तो वहां पे आपको बताएंगे इनके बारे में। एनीवे, तो ये
एक्टिन फिलामेंट, दिस इज इंस्ट्रूमेंटल, इनका क्या होगा, कलेक्शन होगा सेल में, साइटोप्लाज्म में किनारे की तरफ, ठीक है। और जैसा आपको बताए एक सॉफ्ट सा अंडा रखा हुआ है, उसको अगर बराबर हिस्से में काटना है तो हम लोग उसको एक जगह रख के फिर क्या करते हैं, धागा चलाते हैं, तो दो बराबर भाग में बटेगा। आपको लंबाई में काटना है तो भी बराबर कटेगा, अगर चौड़ाई में काटना है तो भी बराबर कटेगा। लेकिन आप किसी दूसरे चीज से उसको काटने की कोशिश कीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो धागा से काटना एक घर का, मतलब क्या कहा जाए उसको, मतलब घर में लोग प्रोफेशनली इस तरीके से कर लेते हैं। सो लाइक दैट, अगर इस पर धागा चलेगा तो किधर से चलना शुरू होगा, किनारे से सेंटर के तरफ, है ना। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग फरो अपीयरेंस, पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग फरो अपीयरेंस, सीधा बैठिए, पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग फरो अपीयरेंस। इसका कहने का मतलब है, फरो मतलब क्या होता है, कटने वाला जगह, ठीक है। तो सेंट्रल पोजीशन से डिवाइडिंग फरो अपीयर होगा और वो किनारे से सेंटर की ओर चलेगा। और इसीलिए आप जो डायग्राम देखे हैं टेलोफेज वाले में, वो ऐसे नजर आया है। ये पूरा स्फेरिकल सेल स्लाइटली सेंटर से दब गया है। इस तरफ सेंट्रोसोम है, यहां न्यूक्लियस, इस तरफ सेंट्रोसोम है और यहां न्यूक्लियस। यह है प्रोग्रेसिंग डिवाइडिंग फरो। ठीक है, तो वो जो बीच से दबना शुरू हुआ था उसका नतीजा ये रहा। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। तो काइनेसिस अभी चल रहा है। अब देखिए, जैसा हम लोग देखे डिवाइडिंग फरो अपीयर हुआ, तो कहां से ये जा रहा है, प्रोग्रेस ऑफ डिवाइडिंग फरो। इसके लिए हम लोग एक सेंटेंस यहां ऐड करेंगे, वो है इट इज प्रोग्रेसिंग, इट इज प्रोग्रेसिंग सेंट्रीपिटली। मतलब हो गया फ्रॉम बाउंड्री, बाउंड्री टुवर्ड्स द सेंटर। और फाइनली ये और ये जब मीट कर जाएगा तो देखिएगा कैसा लगेगा। दोनों सरफेस आके एक दूसरे से अटैच हो गए, और फिर ये दो सेपरेटेड डॉटर सेल्स की तरह बिहेव करेंगे, दो इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स। डिवाइडिंग फरो touch them at both sides. Two daughter cells created. यहां तक पूरा कीजिए।
अब एक चीज और इसमें जोड़ेंगे, है ना, वो है क्या, ये जो डिवाइडिंग फरो इस तरीके से आगे बढ़ा, अंडे की तरह ये पूरा बीच से कट गया, किनारे से सेंटर की तरफ डिवाइडिंग लाइन चला। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोफिलामेंट, और उनमें आते हैं एक्टिन फाइबर्स। तो प्राइमरीली यहां स्टार करके आप लोग लिख सकते हैं, प्राइमरीली द actin filaments primarily actin filaments provide the dividing furrow for cell, dotted cell, सेपरेशन। डॉटर सेल सेपरेशन के लिए एक्टिन फिलामेंट मेनली रिस्पॉन्सिबल है, और इसका प्रोग्रेस देख ही रहे हैं, ये होता है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर। हो गया? आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट जगह है, थोड़ा हम लोग को बैक आना पड़ेगा। इस डायग्राम में देखिए, यहां देखिए तो कितना क्रोमोसोम लेकर चले थे। ये मदर सेल है ना, ये मदर सेल है, इसमें क्रोमोसोम कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 4 दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें क्रोमोसोम 4 दिखाई पड़ रहे हैं। यहां पर बताइए, यही बात यहां बोले हुए हैं, यहां कितने कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं? इधर 4, इधर 4, टोटल आपको 8 क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। तो ये एनाफेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें टेम्परेरीली हम लोग को 8 क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहे हैं। टेलोफेज, यहां क्रोमोसोम नंबर कितना दिखाई पड़ेगा? ये अभी भी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, एक ही जगह है, लेकिन टेलोफेज खत्म होते होते सेल भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो टेलोफेज में ही कैरियोकाइनेसिस समाप्त और साइटोकाइनेसिस समाप्त होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग समझें। इसीलिए टेलोफेज को एक कंबाइंड फेज भी कहते हैं। तब देखिए, आप टेलोफेज में कितना बताएंगे? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भले आ गए हों, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भले आ गए हों, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4 और 4। अब इसमें बताइए तो 4 और 4, लेकिन ये और ये स्टेज एनाफेज और टेलोफेज ऐसा स्टेज है जिसमें आपको क्रोमोसोम नंबर टेम्पररीली डबल दिखते हैं, लेकिन फंक्शनल नहीं है, इसीलिए सेल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी डॉर्मेंट बना हुआ है ना, ये खींच के रखा हुआ है, चारों तरफ से बांध के रखा हुआ है, हाईली कॉइल्ड है, नॉन फंक्शनल है अभी। तो उसको एक क्या कर सकते हैं, एक जायदाद की तरह, एक मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट की तरह दो तरफ बांटा जा रहा है। इट इज नॉट फंक्शनल राइट नाउ। ये सेल को अभी कोई एक्टिविटी के लिए डिसीजन नहीं दे रहा है। तो फिर सेल डिवाइड जो हो रहा है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये कैसे? इसने इंफॉर्मेशन दे के रखा है कि तुम ऐसे 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 कर लेना। जैसे कैसे होता है, ऑफिस से बॉस बाहर जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन देकर जाते हैं ना
कि तुम्हारा 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 ये काम है, कल हमको ये चाहिए। तो आप ऐसे समझ लीजिए बॉस अभी छुट्टी पर गए हैं, इंस्ट्रक्शन देकर गए हैं, सेल के जितने उनके कर्मचारी हैं सारा काम उसको एफिशिएंटली मतलब ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं और एफिशिएंटली करने के बाद जब बॉस वापस आएगा, देखिए बॉस वापस आया, इसको सारा चीज इन अकॉर्डेंस मिल रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के रीअपियर होने तक सारी चीजें इसके द्वारा पहले से प्री डेजिग्नेटेड कंडीशन में चलती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप यहां देखिए तो मदर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 4। ये दोनों क्या है? डॉटर सेल्स कहेंगे इन्हें। ये डॉटर सेल्स हैं। डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 ईच। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइटोसिस, दैट इट क्रिएट्स न्यू सेल्स with equal number of chromosomes to that of the parent cell। समझ गए? लिखिए लास्ट में नोटेड बाय करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखिएगा। पहला, द एनाफेज इज द स्टेज इन माइटोसिस। एनाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस in which anaphase is the stage of mitosis in which the chromosome number temporarily becomes double but non-functional, point number 2, but non-functional. Point number 2, mitosis is the kind of cell division. Mitosis is the kind of cell division in which the number of chromosomes in parent cell remains equal to the number of chromosomes in the daughter cells। और एक चीज जोड़िएगा, माइटोसिस occurs in somatic cells। थोड़ा जगह छोड़िएगा, 1-2 लाइन, उसके बाद लिखिएगा the cells for repair to increase the number of cells। ये 3 कंडीशंस हैं जब माइटोसिस हुआ करेगा। पहला बोला गया है सोमैटिक सेल। सोमा मतलब होता है बॉडी, कहने का मतलब है बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने वाले सेल्स को सोमैटिक सेल्स कहा जाएगा और सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होगा। पॉइंट नंबर 1, ताकि पेरेंट सेल और ऑफस्प्रिंग सेल यानी मदर सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहे। ठीक है, चेंज नहीं हो। लाइक सोमैटिक सेल जैसे सेल्स ऑफ स्किन, cells of liver, cells of nail,
एटसेट्रा। ये तो एनिमल में हो गए। प्लांट में रूट टिप, शूट टिप एट एपिकल एंड लैटेरल बड्स एटसेट्रा। अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर याद रखिएगा समय आने पर इनका जगह आएगा, वहां पर हम इसको और अच्छे से आपको समझा पाएंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, रूट टिप हो गया रूट के एपेक्स पे, रूट के सबसे ऊपरी हिस्से में, और शूट टिप मतलब हो गया शूट यानी उसका जो स्टेम है, स्टेम के सबसे ऊपरी हिस्से में, ठीक है, वहां पे। एपिकल बड, एपिकल बड वहीं पर बल्ज दिखता है ना, रूट के और शूट के टिप पोर्शन में सबसे ऊपरी हिस्से में थोड़ा सा बल्ज नजर आएगा, उसी को एपिकल बड कहते हैं। और लैटरल बड ये दिखाई पड़ेंगे स्टेम में अगल बगल, ठीक है, जहां से ब्रांचेस निकलेंगे उनको, अब इनका इंपॉर्टेंस वहां पे नजर आएगा। अब है सेल्स फॉर रिपेयर। तो किसी कारण से बॉडी में अगर टूट फूट हो जाती है ना, कहीं इरोजन होता है, डैमेज टू द टिश्यू होता है, तो उस टिश्यू डैमेज को रिपेयर करने के लिए, ओपन स्पेस को बंद करने के लिए, ताकि माइक्रोब्स या पैथोजेनिक एजेंट्स अंदर ना आ जाए, उनसे बचने के लिए सेल जिस प्रकार का डिवीजन करेगा दैट विल बी माइटोसिस, ठीक है। किसी भी हालत में उसे नए सेल्स में क्रोमोसोम नंबर बदलने नहीं है, अगर वो बदल गए तो फिर वो अपने जैसे सेल्स नहीं रह पाएंगे और ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा है, किसी भी प्रकार का सेल हो, अगर उसे अपनी संख्या बढ़ानी है देन दे विल डू माइटोसिस। किसी भी प्रकार का सेल अगर उसे अपना नंबर बनाना होगा देन इट विल डेफिनेटली डू द माइटोसिस, ठीक है। ये तीन कंडीशंस हैं जहां पे माइटोसिस होता हुआ नजर आएगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। क्विक समरी डायग्राम के बेसिस पे ये देख लीजिए, अर्ली प्रोफेज में जैसा रहता है मोर और लेस हम लोग को एस फेज में ऐसा ही दिखता है ना। एस फेज में क्या होता है, डीएनए डबलिंग, इसलिए क्रोमैटिन फाइबर हम लोग को क्रोमैटिड के रूप में नजर आने लगते हैं, राइट। और फिर अर्ली प्रोफेज जब लेट प्रोफेज की तरफ जाता है, यही कंडेंसेशन होता है, कई गुना इसमें क्रोमोसोम अपने आप को गाढ़ा करता है, ठीक है। और कंडेंस होने के वजह से ये अब दिखने लगते हैं अच्छे से, लाइट माइक्रोस्कोप से थोड़ा थोड़ा विजिबल रीजन में आने लगेंगे। और ये दिखेंगे कैसे, लग रहा है जैसे लंबा सा एक्स लिखा हुआ है, अंग्रेजी अक्षर के एक्स की तरह नजर आता है, जहां पे रेफरेंस पॉइंट के रूप में, जैसे यहाँ पे ये सब जगह जो है आपको रेफरेंस पॉइंट की तरह दिख रहे हैं, ये वो सेंट्रोमेयर्स हैं, ठीक है। अब प्रोफेज से चलते हुए हम लोग ट्रांजिशन फेज और प्रोफेज में आ गए, जो मेटाफेज की तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें गायब होंगी, जैसे गोल्जी बॉडीज, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दिखने बंद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आरएनए क्रोमोसोम के प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह पेलिकल बनकर उसके चारों तरफ रहेंगे ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, जहां से आज हम लोग शुरू किए थे। उसके बाद तब एक्सेस मिलेगा इन स्पिंडल फाइबर्स को क्रोमोसोम के साथ उसके काइनेटोकोर से, सॉरी काइनेटोकोर तो आ ही चुका है, सेंट्रोमेयर के ऊपर उनसे अटैच होने का मौका मिलेगा। देन मेटाफिजिक स्टेज, यहां पे क्रोमोसोम्स कहां जाएंगे, सेंट्रल पोजीशन पे। देन एनाफेज, इन्हें ड्रैग किया जा रहा है, इसलिए बीच में से यानी सेंट्रोमेयर पोजीशन से ये स्प्लिट करेंगे और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। और यही वो स्टेज है जहां हम लोग को क्रोमोसोम डबल नजर आएगा, लेकिन ये इनएक्टिव है। और फिर आ जाते हैं टेलोफेज के तरफ, तब क्या होगा, रेस्पेक्टिव एंड्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर से फ्री हो जाएंगे और ये डिवाइडिंग फरो अपीयर हो जाता है, देख रहे हैं, ये जा रहा है किस तरफ, सेंटर की तरफ, और फाइनली ये डिवाइड होकर दो बन जाते हैं। डिवाइडिंग फरो को बनाने वाले मेन एलिमेंट कौन है, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, जैसे कि एक्टिन फाइबर्स,
और ये डिवाइड होने के बाद इनकी खासियत ये है क्रोमोसोम नंबर अभी भी वही रखे हुए हैं जो पेरेंट सेल में था। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।